इमेजिन करो, मुंबई के आउटर एरियाज में 128 ट्रक खड़े हैं जिनमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भरे हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स के, और डिटेल्स उन लोगों की जिन्होंने सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जिस कंपनी के कस्टमर्स की डिटेल्स 128 ट्रकों में आई है, उस कंपनी के साइज का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ये वही कंपनी है जिसके मालिक ने जब अपने बेटे की शादी ईयर 2004 में की, तो वो शादी आज तक के इंडिया के इतिहास की सबसे महंगी शादी है, जिसमें 554 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये वो कंपनी है जो 12 लाख एम्प्लॉयज़ के साथ इंडियन रेलवेज के बाद इंडिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर थी। ये कंपनी अपने आप को कंपनी नहीं परिवार कहती थी, और इस परिवार में इतना ज़्यादा पैसा आ गया था कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट से शुरू होने के बाद ये एयरलाइन, होटल्स, रियल एस्टेट, IPL टीम खरीदने लगे। इंडियन हॉकी टीम, इंडियन क्रिकेट टीम को सालों तक स्पॉन्सर किया। इंडिया में 2 बड़े शहर ही बना दिए। पर उसके बाद इस कंपनी पर लगाई जाती है इंडिया की आज तक की सबसे बड़ी पेनल्टी, 24,000 करोड़ की। इस कंपनी के सारे एसेट्स बिक जाते हैं, सारे बैंक अकाउंट सील हो जाते हैं, और इसके मालिक को जेल हो जाती है। उन 12 लाख एम्प्लॉयज़ में से ज़्यादातर अपनी नौकरी खो देते हैं, लोग अपना भरोसा, और इन्वेस्टर्स अपना पैसा। मैं बात कर रहा हूँ सहारा परिवार, जिसे आप सहारा ग्रुप या सहारा कंपनी के नाम से भी जानते हैं, और उनके मालिक सुब्रत रॉय के बारे में। तो कैसे हैं आप सब? मैं दीपक त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं चिंपलो की ओरिजिनल सीरीज स्कैम समझे के 7वें एपिसोड में। एक ऐसी सीरीज जहां पे हर एपिसोड के साथ हम आपको इंडिया में हुए एक फाइनेंशियल स्कैम के बारे में समझाते हैं, उसकी पूरी स्टोरी, उसकी पूरी इकोनॉमिक समझाते हैं, वो किसने किए, कैसे किए, इस सब के बारे में बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सहारा परिवार और सुब्रत रॉय के किए हुए 24,000 करोड़ के स्कैम के बारे में। चलिए चिंपलोक में। तो शुरू से शुरू करते हैं। सुब्रत रॉय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं एज इंजीनियर, और उसके बाद कुछ फैमिली रीजंस की वजह से इंजीनियरिंग कंटिन्यू ना करके अपने स्कूटर पे नमकीन और स्नैक्स बेचते थे और अपनी फैमिली संभालते थे। ये एक ऐसा काम था जिसमें उनका डेली वेज वर्कर से काफी मिलना जुलना लगा रहता था। डेली वेज वर्कर जैसे कि लेबरर्स, रेडी वाले या छोटे छोटे दुकानदार। और तब मिस्टर रॉय को इन डेली वेज वर्कर्स की एक बहुत ही प्राइम जरूरत के बारे में पता चलता है कि ये लोग अपना पैसा मैनेज नहीं कर पाते, ऊपर से इतना पैसा बचता ही नहीं है कि किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट में ये इन्वेस्ट कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ज्यादातर लोगों के पास तो बैंक अकाउंट्स ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट और बाकी चीजों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ से इन्हें एक बहुत ही सिंपल लेकिन एक बहुत ही बड़े बिजनेस का आइडिया आता है। ये इन सभी वर्कर से कहते हैं कि आप अपना पैसा मेरे पास इन्वेस्ट करो। किसी टाइप के बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होने की ज़रूरत नहीं है। आप 10, 20, 50, 100, 200 जितना है आपके पास, आप मेरे पास इन्वेस्ट कर दो, मुझे कैश दे दो, और मैं एक सेट लिमिट के बाद आपको आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा जितना आप कहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, सही सुना आपने, 1 रुपए हो तो भी। इंडिया में हम या हमारी गवर्नमेंट्स इन गरीब लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, उनकी सिचुएशंस हमें ज़्यादा पता ही नहीं होती। यहाँ पे उन्हें अपने लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म दिख रहा था जहाँ पे वो 10, 20, 50, 100 जितना बचा पा रहे थे वो इन्वेस्ट कर रहे थे, और उन्हें उनके लिए रिटर्न मिल रहा था। लोगों ने भर भर के इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये डिपॉजिटर्स इतने बढ़ गए कि अब वक्त आ गया था कंपनी को रजिस्टर करने का। 1978 में सुब्रत रॉय अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं, और क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इन सब गरीबों का एक सहारा बन चुके हैं, तो कंपनी का और तो क्या ही नाम होता, सहारा इंडिया परिवार के नाम से कंपनी रजिस्टर होती है। शुरू से ही उनकी सोच कह लो या उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कह लो, बहुत क्लियर थी। वो अपनी कंपनी को कंपनी नहीं एज अ परिवार दिखाते थे, वो एक इमोशनल कनेक्ट बनाते थे। ये स्ट्रैटेजी हम अपने आसपास भी आजकल बहुत देख रहे हैं। हर कोई अपनी कम्युनिटी बनाता है, ये सेम चीज़ थी। सहारा इंडिया परिवार में अब लोगों को हायर किया जाने लगा, कुछ को सैलरी पे और कुछ को कमीशन बेसिस पे। पर जिसे भी हायर किया जाता था उसे पहले कंपनी का इन्वेस्टर बनना पड़ता था, उसके बाद वो कंपनी के एजेंट बनते थे और देश के कोनों कोनों में जाके लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाते थे। अब शायद आप ये सोच रहे हो कि बाकी सब तो समझ में आ गया, पर सहारा ऐसा क्या कर रहा था जिससे वो लोगों के पैसे जो इन्वेस्ट हो रहे थे वो उनको इतने ज्यादा रिटर्न्स पे पैसे वापस कर रहा था? तो रुको जरा, सब्र करो। सहारा ये कैसे करता था इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। मेन चीज पहले बता दो ना, तो पूरा वीडियो देखते नहीं है।
ईयर 1991, सहारा इंडिया अब अपनी एयरलाइन रजिस्टर कर लेता है। सिर्फ 13 साल पहले शुरू हुई कंपनी अब एक एयरलाइन एस्टैब्लिश कर चुकी होती है। 2 साल बाद ईयर 1993 में 2 बोइंग जहाज़ों के साथ वो अपने ऑपरेशन शुरू करती है। 1996 आते आते सहारा एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था। एयरलाइन, रियल एस्टेट, होटल्स के बिजनेस में ऑलरेडी एंटर कर चुका था। लाखों इन्वेस्टर्स और हज़ारों एजेंट्स के साथ एक बहुत ही बड़ी और ट्रस्टेड कंपनी बन चुकी थी। परिवार। पर एक इनकम टैक्स ऑफिसर की इस कंपनी पे नजर जाती है। वो सहारा को एक नोटिस भेज के कुछ डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मांगता है और उसका जवाब ना देते हुए सहारा अगले ही दिन न्यूज़पेपर में एक ऐड छपवा देता है, जिस ऐड में कुछ मिनिस्टर्स के नाम होते हैं और ये मेंशन होता है कि ये मिनिस्टर्स सहारा ग्रुप में इन्वेस्टर्स हैं। अब कौन सा मिनिस्टर चाहेगा कि उसने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए, वो इन्वेस्टिगेशन में फंसे। तो होता क्या है, अरे अब तक तो गेस कर लेना चाहिए था ना, इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफर। ये फाइल बंद हो जाती है। मास्टर स्ट्रोक। अब सुनो सहारा पैसे कैसे कमाता है। जिस दिन से सहारा शुरू हुई थी, अपने डिपॉजिटर्स को पैसा देने का उसका एक ही तरीका था कि जब एक आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी आने वाली होती है या उसे अपना पैसा निकालना होता है, तो दूसरे आदमी से पैसा लेके पहले को दे दिया जाता है, और जब दूसरे को पैसा चाहिए होता है तो तीसरे से लेके दूसरे को, और ये चेन चलती रहती है। ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। सहारा 2000 के दशक में अपने पीक पे था। उसने इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था। आपने इंडियन टीम की जर्सी पे ये लोगो जरूर देखा होगा, ये सहारा का लोगो है। ये अपनी खुद की IPL टीम बना लेते हैं, पुणे वॉरियर्स के नाम की। न्यूयॉर्क के सबसे बड़े होटल्स में से 2 होटल्स खरीदते हैं कुछ हजार करोड़ में। एक सहारा सिटी नाम की अपनी खुद की एक मिनी सिटी की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप हर फैसिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। खुद के गोल्फ कोर्स, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप्स, घरों से लेके खुद के एयरपोर्ट तक। मुंबई से थोड़ी दूर 10,000 एकड़ लैंड पे एक टाउनशिप की शुरुआत करते हैं अम्बे वैली के नाम से, जिसमें अगेन हर एक फैसिलिटी। ये सब आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत पैसा था सहारा के पास। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2004 में सुब्रत और सहारा अपने बेटे की शादी करते हैं। इस शादी में इंडिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, मंत्री, चीफ मिनिस्टर्स सब प्रेजेंट होते हैं। इस शादी की कीमत 554 करोड़ रुपए होती है। सब कुछ सही जा रहा होता है। सहारा के टोटल डिपॉजिटर्स 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाते हैं, कई लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़। इंडियन रेलवेज के बाद सहारा ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन जाता है। पर इस टाइम तक उनके डिपॉजिटर्स अब सैचुरेट हो चुके थे, यानी अब और डिपॉजिटर मिलने में उन्हें मुश्किल हो रही थी। जितने लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे ऑलमोस्ट कर चुके थे, क्योंकि उनका बिजनेस ही नए इन्वेस्टर्स के बेसिस पे चल रहा था। तो उन्हें बिजनेस चलाने में ही अब प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो पुरानों को पैसा नहीं मिलेगा और उनकी मार्केट में रेपुटेशन खराब होना शुरू हो जाएगी। तब सहारा अपनी 2 कंपनीज को स्टॉक मार्केट में लाने का डिसीजन लेती है कि अब स्टॉक मार्केट से नए इन्वेस्टर्स लिए जाएंगे। वो ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सेबी के पास जाती हैं। सेबी बेसिकली इंडिया की गवर्निंग अथॉरिटी है पूरी इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटी मार्केट की। इंडिया में कुछ भी इन्वेस्ट हो रहा है, कुछ भी सिक्योरिटी खरीदी बेची जा रही है, सेबी उसको गवर्न करती है। सेबी के अप्रूवल के बिना आप स्टॉक मार्केट में नहीं ला सकते अपनी कंपनी। सेबी इन्हें अप्रूवल तो दे देती है, पर उन्हें कुछ डाउट होता है और वो इनकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती हैं। उनकी सहारा को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि 2009 में उनके पास कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं कि सहारा के डिपॉजिटर्स को पैसा वापस नहीं मिल रहा है टाइम से। सेबी सहारा के अगेंस्ट कोर्ट में केस करती है और सहारा से आंसर्स मांगे जाते हैं। सहारा के पास कोई आंसर नहीं होता कोर्ट की किसी भी चीज का। काफी हियरिंग्स और कई कोर्ट्स बदलने के बाद इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चीज क्लियर हो जाती है कि सहारा ग्रुप के पास अपने 3 करोड़ डिपॉजिटर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनका टोटल पैसा विद इंटरेस्ट मिला के 24,000 करोड़ बन रहा था। सुप्रीम कोर्ट सहारा को इन 3 करोड़ लोगों के 24,000 करोड़ तुरंत वापस करने को कहता है। कुछ ही महीनों बाद सहारा कोर्ट और सेबी को यह बताती है कि 24 में से 20,000 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी लोगों को दे दिए कैश में, और बाकी धीरे धीरे दे देंगे, क्योंकि कैश में पैसे वापस किए इसलिए प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। कोर्ट से ऑर्डर आता है कि ये जो पैसे आपने वापस किए इसकी इन्फॉर्मेशन सेबी को दो। तब तक तो सुब्रत जी का वो हो गया था कि आज मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट। सहारा ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स 128 ट्रकों में भर के मुंबई भेज दिए सेबी के पास। कर लो चेक, क्या करोगे। सेबी ने इस पूरी डिटेल्स में से 20,000 रैंडम लोगों की डिटेल्स उठाई और उन्हें खुद लेटर भेजा कि क्या आप सहारा के एक इन्वेस्टर हो, और अगर हो तो क्या आपको आपका पैसा वापस मिल गया। आप गेस करो कि 20,000 में से कितने जवाब सेबी को वापस आए होंगे। 70 से भी कम।
20 में से 8,000 के आसपास तो वो लोग थे जिनकी डिटेल्स तक सही नहीं थी, एड्रेस फ़ोन नंबर तक सही नहीं था, उनके लेटर्स वापस आ गए। सबको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। इस सब के पीछे सहारा अपने और अपने मालिक की मार्केटिंग पे खूब पैसा खर्च कर रहा था। सुब्रत रॉय 100 से ज़्यादा के ग्रुप्स में लड़कियों की शादियाँ करवा रहे थे, सामूहिक विवाह करवा रहे थे, बुजुर्गों को तीर्थ करवा रहे थे फ्री पैकेजेस पे, फुल ऑन मसीहा वाइब। इस जैसी और कई चीज़ें कर रहे थे, इंटरव्यूज़ देना, चैरिटीज़ करना, अपनी एक प्रॉपर इमेज स्टैब्लिश कर रहे थे। जब ये केस कोर्ट में चल रहा था तो मिस्टर सुब्रत रॉय एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं कि पूरा सहारा परिवार और जितने लोग सहारा से एसोसिएटेड हैं वो सब एक जगह इकट्ठा हों और नेशनल एंथम गाएंगे। उस दिन 11 लाख से ज़्यादा लोग एक साथ आए और उन्होंने साथ में नेशनल एंथम गाया, अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो कितने ज़्यादा सच्चे और ईमानदार आदमी हैं। फाइनली जब ये सारी चीज़ें कोर्ट में प्रूव होती हैं कि सिर्फ पैसे लेने के लिए फॉर्मेलिटीज़ तक ढंग से नहीं की गई, नाम, नंबर, एड्रेस तक ठीक से नहीं नोट किए गए, कंपनी ये तक नहीं बता पा रही थी कि कितने डिपॉजिटर्स असली हैं और कितने नकली, पैसे इन्वेस्ट करने का तो कोई मॉडल ही नहीं था, एक डिपॉजिटर से पैसे लेके दूसरे डिपॉजिटर को दे दिए जाते थे। ये सारे ऐशो आराम, 554 करोड़ की शादी, होटल्स, एयरलाइन, ये सब कुछ डिपॉजिटर्स के पैसे पे किया जा रहा था। वो डिपॉजिटर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उनके भरोसे पे उनके पास छोड़ी थी। मिस्टर सुब्रत रॉय को जेल हो जाती है और कोर्ट सहारा ग्रुप और सुब्रत रॉय के सारे अकाउंट सील कर देती है। जनता के 24,000 करोड़ उन्हें आज तक वापस नहीं मिले। अभी रिसेंटली जुलाई 2003 में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें हर वो इंसान जिसने सहारा में इन्वेस्ट किया था, अगर वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर पाता है तो उसे उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। मैं पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप या आपके जानने में कोई है जिसके पैसे सहारा में फंसे हुए हैं तो वहां पे जाके आप अपना पैसा क्लेम कर सकते हो। तो ये थी पूरी कहानी लोगों के भरोसे के ऊपर किए गए 24,000 करोड़ के स्कैम की और उस आदमी की रियलिटी की जिसे एक टाइम पे लोग मसीहा, रॉबिनहुड, पैसे छापने का महारथी और पता नहीं क्या क्या कहते थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ये सिर्फ 7वां एपिसोड है। अगर पिछले सारे एपिसोड आपको देखने हैं तो अभी यहाँ पे आ जाएंगे, आप देख लेना। अब अगला एपिसोड इस सीरीज के इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है, तो कमेंट में गेस जरूर करना कि हम अगला एपिसोड किस स्कैम पे बनाने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।